सो दिस इज़ माई सेकेंड डे ऑफ DSA प्रेपरेशन। तो फर्स्ट डे मैंने ना बहुत ज़्यादा लाइट रखा है, बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन नहीं ले लिया कि पता चला आज मैंने सब पढ़ लिया फिर उसके बाद मैंने सब छोड़ छाड़ के बैठ गई। तो आज मैंने लाइट सी प्लानिंग करी है और प्लानिंग बहुत हैवी भी नहीं करी है, इतनी करी है कि जिससे काम चल जाए। तो प्लानिंग मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं अपने पढ़ने के पैटर्न को चेंज करूँगी, ठीक है। तो जिसमें से 100% कंसिस्टेंसी रहेगी, 80% प्रैक्टिस और नोट्स बहुत ही कम रहेंगे और रिवाइज मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेज जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो है स्ट्राइवर की A to Z DSA शीट। आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैंने देखा है कि वो वाली शीट पढ़ के सबकी बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट होती है। गूगल तक बंदों की प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो ये हो गए रिसोर्सेज। और हाँ, और कोई भी अगर इस चैनल पे न्यू है, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं, मैं DSA जर्नलिंग कर रही हूँ। अभी ये डे 2 है, मैं DSA पढ़ा नहीं रही हूँ, एक तरीके की मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपनी DSA जर्नी। देखते हैं ये जर्नी मुझे कहाँ लेके जाती है। तो जर्नलिंग करने का रीज़न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप इससे पहले वाला वीडियो मेरा ज़रूर चेकआउट करना। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ C++ बेसिक से स्टार्ट किया है, जो कि स्ट्राइवर की फर्स्ट वाली लेवल स्टेप 1 में जो सारी चीज़ें थी ना, मैंने वो रिवाइज़ किया है स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट से। तो स्ट्राइवर की फर्स्ट वाली वीडियो होगी, आप देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें। एक तो ना स्ट्राइवर ने भले ही 1-1.5 घंटे में वो वीडियो बनाया है, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें कवर करी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है और मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें अलग से सीखने को मिली। तो चलो मैं आज की लर्निंग्स शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइवर ने ये बोला है कि कभी भी कोई भी चीज़ की आप बेसिक्स करो, या अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बेसिक्स कर रहे हो तो इतनी बेसिक्स कर लो कि आप कोड लिख पाओ। और इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्यों हो रहा है, हमने हैशटैग क्यों लगाया यहाँ पे, हम ये क्यों यूज़ करें, इतना नहीं। बस इतना कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आगे बढ़ने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वाई के पीछे पड़ोगे तो आप एक ही चीज़ में फंस जाओगे और फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो ज़रूरत है कि आप एक चीज़ को पढ़ के उससे आगे बढ़ो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसी पे स्टक हो जाओ, ठीक है। और इतना पढ़ो कि आप कोड लिख पाओ। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यूज़ करते हैं बिट्स std C++, और स्टार्टिंग में हम लोग को बोला जाता है IOStream। तो स्ट्राइवर ने बोला था कि बिट्स std C++ जो एक हेडर फाइल है, ये नॉन स्टैंडर्ड C++ फाइल तो है ही, बट इसमें ना जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स ये वाली हेडर फाइल को यूज़ करते हैं बिकॉज टू सेव देयर टाइम। अगर आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग आप हेडर यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सी मेहनत लगेगी, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो, क्या पता आप कोई चीज़ मिस कर दो, ठीक है। और जब आप ये बिट्स std वगैरह यूज़ करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा ना ध्यान नहीं देना पड़ेगा अलग की चीज़ों में, और आप मेन अपने कोडिंग पे फोकस कर सकते हो। बट इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सारी फाइल्स हमारी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो वहाँ पे तो आपकी टाइम के अकॉर्डिंग ही रैंक डिसाइड होती है ना। तो वहाँ पे ये डिसएडवांटेज थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर आप बिट्स std वगैरह यूज़ कर लोगे, हैबिट में डालोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार अच्छा अगर मुझे मैथमेटिक फंक्शन यूज़ करना है तो कौन सी हेडर फाइल है, तो वो भी एक आपका डिसएडवांटेज है, आपको लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो बिट्स std एज अ बैकअप रखना, लेकिन अलग अलग हेडर फाइल्स भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स मैंने पढ़ा C++ में, ठीक है। तो स्ट्राइवर ने उतने डेटा टाइप्स पढ़ाए हैं जितने ज़रूरत होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मतलब जब भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अपना डेटा स्टोर करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर्स होते हैं। अब हमें अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि हम लोग किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं, हमें अपने कंटेनर को बताना पड़ेगा, है ना। तो ये होता है डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल्स। तो इन सब डेटा टाइप्स के अलग अलग रेंज होते हैं, अलग अलग साइज वाले, मतलब कितने साइज में ये लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो एक चीज़, ये सब तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग समझ जाओगे जो भी मैंने पढ़ा है, बस मैं रिविजन के तौर पे बता रही हूँ। तो मैंने एक और चीज़ इसमें सीखी कि मान लो कि आपका क्वेश्चन है कि 10 एक नंबर है, ठीक है। तो हमारे इंटीजर स्टोर करने के लिए कितने डेटा टाइप्स हैं, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया, हम कैर में भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी स्टोर कर ही सकते हैं डबल कोट्स लगा के। तो हम क्यों ये सारी चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ इंट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्राइवर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो, हम ना साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग 10 को सिर्फ लॉन्ग या लॉन्ग में यूज़ करेंगे तो हमारी बची हुई मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट सीखना है, और इसी को कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स आना। आप कैसे अपने डेटा को कितने कम से कम मेमोरी लोकेशन में एडजस्ट करवा रहे हो। फिर मैंने पढ़ा स्विच केसेस, एरेज एंड 2D एरेज, वाइल लूप्स और फॉर लूप्स। और वाइल लूप्स में मुझे ये पता चला, मतलब
पता था मुझे, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग को कि लूप्स अगर आपको आते हैं आप बहुत आगे जाओगे। लूप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो स्ट्राइवर ने लूप्स और वाइल लूप्स को हमें मास्टर करने के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से आपको लूप्स कैसे यूज़ करना है, किस लिमिट तक जाना है, कैसे प्रिंट करना है। तो वो नहीं हम लोग ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करते हैं यार, तो थोड़ा टफ लगता है कि पहले स्पेस प्रिंट करो, फिर हम लोग इंटीजर प्रिंट करते हैं या स्टार प्रिंट करते हैं, फिर हम लोग पैटर्न प्रिंट करवाते हैं ना इसी फॉर्मेट में। तो अगर आपको वो वाली लॉजिक बिल्डिंग हो चुकी है तो आप मतलब अगर आपको उसमें अच्छे से सीखना है तो आप लूप को उसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। तो ये मैंने सीखा आज के दिन। फिर हमारे पास वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स होते हैं। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में अंतर ये होता है कि डू वाइल में क्या होता है ना कि पहले एक स्टेप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो इन दोनों की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? तो स्ट्राइवर ने ये बताया है कि डू वाइल लूप इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है वो यूज़र डिफाइंड होती है, मतलब वो ना यूज़र पे डिपेंडेंट होती है। तो हमें मिनिमम एक बार तो स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है, यूज़र डिपेंडेंट कंडीशन की वजह से। इसीलिए डू वाइल का यूज़ होता है क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आगे भी चीज़ें सीख ही जाओगे। फिर मैंने फंक्शंस पढ़े, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं, उनके रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि वॉइड हो गया, रिटर्न टाइप हो गया जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता इसलिए हम वॉइड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पैरामीटराइज होते हैं, हम पैरामीटर्स पास करते हैं। फिर हमारी कॉपी ना चली जाए, कहीं एक वैल्यू की दो बार कॉपी ना हो जाए एक वेरिएबल की, तो हम लोग उसको बाय रेफरेंस पास करते हैं ताकि आपको जो भी काम है आप उस रेफरेंस पे जाके अपना सारा काम कर लो और फिर वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं जो कि जिस पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब कल के दिन से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रैक्टिस। तो पहले मैं अपने लूप वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं जितनी बार भी प्रैक्टिस कर लूँ लेकिन मेरा ये पैटर्न प्रोग्रामिंग वाला इशू हमेशा रह जाता है। तो अब की बार हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग लीड कोड पे प्रैक्टिस करेंगे और अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे लीड कोड पे स्टार्ट करूँगी, स्विच करूँगी। तो कल से कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट है। तो स्ट्राइवर के बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि लग रहा है यार कुछ चीज़ें भूल रही हूँ मैं। ये सब चीज़ें ना एक बार अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो वैसे मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और वीडियो अगर नहीं आ पाए तो कम्युनिटी पोस्ट तो बिल्कुल आएगी क्योंकि यार ऑफिस का भी काम रहता है। वैसे भी आज स्प्रिंट एंड है इसलिए मेरा सारा काम हो चुका है तो मैं इतना पढ़ पाई हूँ और इतना वीडियो भी बन पाया। तो मुझे नहीं लगता रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड हो पाएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव रहूँगी कि मैं करूँगी वीडियो अपलोड। और हाँ, मुझे भी कमेंट करके बताना कि तुम लोग ने क्या क्या पढ़ा। काफ़ी लोग अच्छे से बात कर रहे थे कि यार उनको भी साथ में ही पढ़ना है, तो बताओ क्या क्या पढ़ा और कुछ हेल्प मिल रही है नहीं कंसिस्टेंट रहने में। और चलो ठीक है, फिर हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना अच्छे। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।